Hey everybody, welcome back to my channel Limitless Learning. So our today's topic is performance and offer of performance. ये part 1 है. अभी हम एक बार डिस्कस करेंगे इस टॉपिक का. But before, don't forget to like, share and subscribe to my channel and do hit the bell icon. So let's start. First topic is obligation of parties to the contract. तो जो बेसिक ऑब्लिगेशन मतलब जो बेसिक लायबिलिटी होती है पार्टीज की अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, तो वो क्या होती है? वो होती है परफॉर्मेंस की. किस चीज़ के परफॉर्मेंस की? वो जो प्रॉमिस उन्होंने किया है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, उस प्रॉमिस की परफॉर्मेंस की लायबिलिटी होती है दोनों पार्टीज के लिए. ठीक है, तो सेक्शन 37 पढ़ते हैं. सेक्शन 37 में लिखा है कि द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट ईदर परफॉर्म या फिर ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस. या तो उन्हें परफॉर्म करनी चाहिए या फिर एक पार्टी को दूसरी पार्टी को ऑफर करना चाहिए कि हम परफॉर्मेंस करें. तो उस चीज़ को हम बोलते हैं, इसको हमने क्या किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस बोला गया इस चीज़ को, कि जहाँ पे दोनों पार्टीज अपनी अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम ये सारी चीज़ें, हम ये एक दूसरे की तरफ ये प्रॉमिस फुलफिल करेंगे. उसको हम बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस. हम डेली लाइफ में अगर देखते हैं तो हम अगर शॉपकीपर के पास जाते हैं, उनसे बोल रहे हैं कि मुझे 10 रुपीज़ का एक लेस दे दो, तो वो उनका परफॉर्म करना, वो लेस देना उनकी परफॉर्मेंस है और हमारा उनको 10 रुपीज़ देना हमारी परफॉर्मेंस है. तो उसी वक्त हमारी परफॉर्मेंस हो चुकी है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका. ठीक है, unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of law. तो क्या बोला है कि आपको परफॉर्मेंस करना है, आपने कॉन्ट्रैक्ट आया, आपको परफॉर्मेंस करना है, लेकिन परफॉर्मेंस करने की कब जरूरत नहीं है? जब इट हैज़ बीन डिस्पेंस्ड विद, या फिर लॉ ने उस परफॉर्मेंस को, मतलब आपने किसी चीज़, जिस चीज़ के लिए आपको परफॉर्मेंस करनी थी, जिस प्रॉमिस के लिए, उस प्रॉमिस के लिए लॉ ने ही मना कर दिया है. मतलब या तो लॉ ने उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया है या लॉ ने उसकी परफॉर्मेंस को रद्द कर दिया है, तो उस केस में परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, ये एक हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस का केस. मतलब परफॉर्मेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्चुअल और अटेम्प्टेड. तो एक्चुअल तो हो गया, दोनों ने अपनी अपनी प्रोमिसेस फुलफिल कर दी. अब आता है सेक्शन 38. क्या कहता है? सेक्शन 38 कहता है एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस करने का ऑफर करा है अभी तो, या फिर हम उसको टेंडर भी बोलते हैं. बाय द प्रोमिसर डिस्चार्जेस द प्रोमिसर फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब कि अगर प्रोमिसर जो है वो परफॉर्मेंस करने का ऑफर करता है और प्रोमिसी उसकी परफॉर्मेंस, उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देती है या निगलेक्ट कर देती है, तो प्रोमिसर की जो लायबिलिटी है अंडर कॉन्ट्रैक्ट, उससे वो डिस्चार्ज हो जाता है, उससे उसको मुक्ति मिल जाती है, छूट मिल जाती है. अब उसका जो पार्ट था, उसने ऑफर किया, प्रोमिसी ने रिफ्यूज कर दिया, वो फॉल्ट पे नहीं है, तो इसलिए ही हैज़ बीन डिस्चार्ज फ्रॉम हिज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस. इस चीज़ को हम बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, where a promisor makes an offer of performance to the promisee to which the promisee do not give his acceptance. उसने उस चीज़ के लिए acceptance नहीं दी, तो उसको हम बोलते हैं offer of performance या फिर tender या फिर attempted performance. जैसे आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए, आपने बोला कि आपको अपने हाउस का रेनोवेशन कराना है या रिपेयर्स कराना है. अब जब वो प्रॉमिसर आया आपके हाउस को रिपेयर करने के लिए, तो आपने उसको मना कर दिया, तो वहाँ पे ये केस आता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का. उसने पूछा कि मैं आपके हाउस को रिपेयर करने आ जाऊँ या मैं आपके हाउस को रेनोवेट करने आ जाऊँ, आपने मना कर दिया, तो ही हैज़ बीन डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अब इफेक्ट क्या होगा ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. आपने रिफ्यूज कर दिया उसका ऑफर, अब उसका रिजल्ट क्या है, उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? तो ये है कि प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस. प्रोमिसर, हमने बोला ना उसने कि प्रोमिसर इज डिस्चार्ज, तो प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डाल सकते आप कि उसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, उसने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं की. सेकेंड, ही डज नॉट लूजेज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. जो भी उसको बेनिफिट्स उस कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाले थे, उसके लिए वो क्लेम कर सकता है, उसके लिए वो कॉज ऑफ एक्शन में लेकर आ सकता है दूसरी पार्टी को. ठीक है, अब ये हमने इस ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस का एक नाम दिया था टेंडर. तो अब इसके एसेंशियल्स क्या हैं? ये कहते हैं कि कब आप इस तरह की
पोजीशन में आओगे कि जब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे नॉन परफॉर्मेंस की, और जब आप इसके अंदर जो राइट्स हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हो। तो कौन सी कंडीशंस हैं या कौन कौन से असेंशियल्स हैं उसके, कि फर्स्ट अनकंडीशनल होना चाहिए। उसके आप परफॉर्मेंस के लिए बोल रहे हो, आपको परफॉर्मेंस उसी हिसाब से बोलनी है जो अपने कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन है, आप उसके ऊपर कोई कंडीशन इम्पोज नहीं कर सकते। एक प्रॉपर टाइम और एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन्ड है। Second is the promise must be given, the promisee must be given an opportunity to ascertain that the goods are according to the contract. आपने जब सपोज गुड्स की डिलीवरी की बात है, आपने गुड्स को डिलीवर किया, अब आपको गुड्स को डिलीवर करने का ऐसा टाइम होना चाहिए और ऐसा प्लेस होना चाहिए कि जहाँ पे प्रॉमिसी ये देख सके, उसके पास अपॉर्चुनिटी हो कि वो गुड्स को अच्छे से देख सके, परख सके कि गुड्स उसी तरह से डिलीवर हुए हैं, उसी नंबर ऑफ क्वांटिटी में डिलीवर हुए, उसी क्वालिटी में डिलीवर हुए जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि प्रॉमिसी को ऐसा मौका ही ना मिले कि वो गुड्स को रीचेक भी कर सके। अगर ऐसी सिचुएशन है और तब उसने मना किया है तो वो एक वैलिड टेंडर नहीं माना जाएगा। इफ देयर आर नंबर ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिसीज, द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मे बी मेड इन फेवर ऑफ एनी ऑफ देम। तो ये कह रहा है कि अगर बहुत सारे प्रॉमिसीज हैं, उसको बोलते हैं हम ज्वाइंट प्रॉमिसीज, अगर आपने उनमें से किसी एक को भी आपने परफॉर्मेंस के लिए ऑफर किया है तो वो माना जाता है कि आपने सबको किया है। ठीक है, वो वन स्टैंड्स फॉर ऑल, तो ये वाली सिचुएशन होती है, तो वो भी एक वैलिड टेंडर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बाय होम कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड। कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म कर सकता है? तो सेक्शन 40 के रिगार्डिंग कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट जिस बेसिस पे किया है, जो मतलब नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें इंटेंशन ऑफ पार्ट, उससे ऐसे हाईलाइट होता है कि इंटेंशन ऑफ पार्टीज ये कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म करना चाहिए प्रॉमिसर। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी करके आप ये जान सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा था जहाँ पे पार्टीज की इंटेंशन ये थी कि प्रॉमिसर ही, सिर्फ प्रॉमिसर ही परफॉर्म करेगा कॉन्ट्रैक्ट को, और कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। और अगर कोई और केस है जहाँ पे इंटेंशन ऑफ पार्टीज ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो उस केस में उसके रिप्रेजेंटेटिव्स या कोई एजेंट प्रॉमिसर के बिहाफ पर परफॉर्मेंस कर सकता है। अब फर्स्ट वाला केस जो है जहाँ पे प्रॉमिसर ही करेगा परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को, वो कैसा होता है? जहाँ पे पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ पे जैसे सपोज एग्जाम्पल मैंने लिया है पेंटिंग अ पिक्चर। ए ने बी को अपॉइंट किया, उस ए ने बी से कहा कि आप मेरे लिए एक मेरा पोर्ट्रेट ड्रॉ करोगे। बी की डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में अब बी को परफॉर्म करना था, बी, तो उस सिचुएशन में बी के अलावा वो चीज़ कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि ड्राइंग अ पोर्ट्रेट इज अ स्किल, वो उसकी पर्सनल स्किल है। ज़रूरी नहीं है कि उसके एजेंट को या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो स्किल आती होगी। तो इसलिए यहाँ पे होता है कि पर्सनल स्किल्स के केस में सिर्फ प्रॉमिसर ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्रॉमिसर परफॉर्म कर सकता है, येस। एजेंट परफॉर्म कर सकता है, नहीं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकता है, नहीं। तो यहाँ पे होता है कि सिर्फ प्रॉमिसर ही परफॉर्म कर सकता है। और अगर प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किसी और की तरफ शिफ्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एजेंट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव की परफॉर्मेंस वैलिड ही नहीं होगी, क्योंकि पर्सनल स्किल्स की बात आती है यहाँ पे। अगर कोई और केस है, सपोज गुड्स की डिलीवरी का केस है, तो क्या होगा? प्रॉमिसर परफॉर्म कर सकता है, हाँ, उसका एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है। गुड्स की डिलीवरी तो उसका एजेंट भी दे सकता है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी दे सकता है। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है तो ज्वाइंट प्रॉमिसर्स हैं, तो उनमें से कोई एक की परफॉर्मेंस भी वैलिड परफॉर्मेंस मानी जाएगी। और अगर यहाँ पे डेथ हो जाती है किसी उस प्रॉमिसर की, तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होता, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म ऑब्लिगेशंस हैं वो एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ज्वाइंट प्रॉमिसर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिसर्स। अब ज्वाइंट प्रॉमिसर्स की जो लायबिलिटी है वो कहाँ पे क्या कहती है, और वो स्टडी करेंगे हम सेक्शन 42, 43 एंड 44 में। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि जो 2 और मोर पर्सन्स एक ज्वाइंट प्रॉमिस बनाते हैं, द प्रॉमिसी मे कंपेल, जो प्रॉमिसी है वो मे कंपेल एनी वन ऑफ देम और ऑल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द होल ऑफ प्रॉमिस। ये कहते हैं कि जब 2 और मोर पर्सन्स एक ज्वाइंट प्रॉमिस में आते हैं, तो जैसे 2 या 3 प्रॉमिसर्स हो गए और एक प्रॉमिसी है, तो प्रॉमिसी उनमें से किसी एक को भी कंपेल कर सकता है, बोल सकता है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए, और वो एक वैलिड परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, अगर कोई और अग्रीमेंट नहीं है इसके कॉन्ट्ररी में, इसके
इसके अलावा कोई और अग्रीमेंट नहीं है। अगर यही एक अग्रीमेंट है जहाँ पे 2-3 जॉइंट प्रोमिजर्स हैं और एक प्रोमिजी है, तो उस केस में प्रोमिजी जो है वो किसी भी एक जॉइंट प्रोमिजर को बोल सकता है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए, वो एक वैलिड परफॉर्मेंस होगी। अब वो किसको बोलता है ये उसकी चॉइस है, इसको हम डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं कि वो किसी को भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, ए, बी और सी, इन तीनों को 3,000 रुपये देने थे, किसको? डी को। तो डी ने क्या किया, डी में क्या कर सकता है, डी में कंपेल एनी वन ऑफ देम टू पे द इंटायर सम ऑफ मनी। हमने यहाँ पे लिया है, सपोज उसने ए को बोला कि आप मुझे बी और सी के बिहाफ पर भी 3,000 रुपीज़ पे करो। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर उसको ए पेमेंट नहीं कर पाता तो क्या डी एक्शन ले सकता है? तो पहले तो डी किसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है? तो फर्स्ट, अगर उसने ए के अगेंस्ट एक्शन लिया तो यस, डी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट ए, क्योंकि उसने ए को बोला था। बट अगर ए से वो उसका पूरा अमाउंट सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसने पूरा अमाउंट रिकवर नहीं करवा पाया, तो क्या वो जो अदर जॉइंट प्रोमिजर्स थे, मतलब बी और सी, क्या उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है? तो यस, वो उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। ये इसके अंदर ना दो चीज़ें थी, ये कैसे डिसाइड हुआ था कि हम और जॉइंट प्रोमिजर्स के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तो इंडियन लॉ इंग्लिश लॉ से अलग चलता है। इंग्लिश लॉ में कहते हैं कि अगर आपने एक के अगेंस्ट एक्शन, एक जॉइंट प्रोमिजर के अगेंस्ट एक्शन लिया एंड वो डिस्चार्ज हो गया अपनी लाइबिलिटी से, तो बाकी सारे जॉइंट प्रोमिजर्स ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन इंडियन लॉ ये नहीं कहता। इंडियन लॉ कहता है कि अगर आपने एक के अगेंस्ट एक्शन लिया और आप अपने अमाउंट को रिकवर नहीं कर पाए, आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप बाकी के अगेंस्ट, बाकी जॉइंट प्रोमिजर्स के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। मतलब, और एक प्रोमिजर के डिस्चार्ज होने से बाकी सारे प्रोमिजर्स डिस्चार्ज नहीं होते अपनी अपनी लाइबिलिटी से। ऐसा डिसाइड हुआ था। ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं जहाँ पे ये डिसाइड हुआ था, जहाँ पे इंडियन लॉ का रूल फॉलो हुआ था। जैसे ये मद्रास हाई कोर्ट में इस टी राधाकृष्णन वर्सेस केवी मुथुकृष्णन का जो केस लॉ था, वो भी इसी के बेसिस पे था। और यहाँ पे यही डिसाइड हुआ था कि जो जॉइंट प्रोमिजर्स हैं सारे डिस्चार्ज नहीं हो सकते एक के डिस्चार्ज के ऊपर। लेकिन कुछ केसेस में इंग्लिश लॉ भी फॉलो हुआ है, बट एट लास्ट कंक्लूजन यही लिखा था कि इंडियन लॉ इज़ अ वैलिड लॉ। इंडिया में जो ये माना जाता है कि जॉइंट प्रोमिजर्स आर नॉट डिस्चार्ज्ड ऑन डिस्चार्ज ऑफ ओनली वन जॉइंट प्रोमिजर। ठीक है, तो कंक्लूजन सेक्शन 43 का यही है कि जो लाइबिलिटी है जॉइंट प्रोमिजर्स की, वो सिर्फ जॉइंट ही नहीं, सेवरल भी है। सेवरल का हमें एक मतलब पता तो है ना, अनेक। तो जॉइंट भी है, उनकी जॉइंट लाइबिलिटी भी है, वो जॉइंट तो है क्योंकि तो उनकी जॉइंट लाइबिलिटी है, लेकिन अलग अलग भी उनकी एक लाइबिलिटी स्टैंड होती है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज होता है सेवरल। इट इज जॉइंट एंड सेवरल, एंड देयरफॉर एन एक्शन अगेंस्ट वन ऑफ द प्रोमिजर डज नॉट पुट्स एन एंड टू कॉज ऑफ एक्शन टू अदर्स। ठीक है, आते हैं कि अब आते हैं कि अगर ए ने इंटायर सम ऑफ मनी पे कर दिया, उसने 3,000 रुपये पूरे पे कर दिए डी को, तो अब क्या उसके पास राइट्स क्या है अदर जॉइंट प्रोमिसेस को लेके? तो क्या वो कंट्रीब्यूशन क्लेम कर सकता है? वो ऑफ कोर्स वो कंट्रीब्यूशन क्लेम कर सकता है अपने बाकी दोनों जॉइंट प्रोमिसर से, मतलब ए, बी और सी से पैसे ले सकता है। तो अगर उनकी आपस की डीड से डिसाइड होगा कि उन्होंने ईच पे कितना कितना शेयर लाया होता है। सपोज इक्वल शेयर है तीनों का, तो बी और सी से वो 1,000 रुपये ले सकता है। ठीक है, What if any joint promiser is unable to pay his share? अगर किसी joint promiser ने अपना शेयर पे नहीं किया तो इसके अंदर दो केसेस हैं। फर्स्ट है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो हम उससे शेयर कैसे रिकवर करेंगे? उससे हम शेयर रिकवर करेंगे फ्रॉम एसेट्स ऑफ इंसॉल्वेंट जॉइंट प्रोमिसर। हम उसके एसेट्स को सेल करेंगे, जितना भी उससे रिकवर होगा हम उसका एज अ शेयर उसका ले लेंगे। सपोज हमें यहाँ पे 500 रुपये ही, सपोज यहाँ पे बी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया और हम उसके एसेट्स को सेल करके सिर्फ 500 रुपीज़ ही रिकवर करवा पाए, अभी उसका 500 बचा, तो ये जो 500 है ये सी और ए आपस में बांट लेंगे 250-250। तो 1200 उसको 1250 उसको देने होंगे, 1250 उसको देने होंगे। ठीक है, ए और सी को। ठीक है, अब अगर डेथ हो जाती है, डेथ के केस में आता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव गेट सब्सटीट्यूटेड इन प्लेस ऑफ डिसीज जॉइंट प्रोमिसर। तो अगर उनकी कॉन्ट्रैक्ट कहता है, सेक्शन 42 ये कहता है कि अगर डेथ हो जाती है किसी जॉइंट प्रोमिसर की, तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उसकी जगह ले लेगा। और वो बाकी जॉइंट प्रोमिसर्स के साथ उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिस तरह से, सपोज डेथ अगर बी की हो गई तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो बाकी सी और ए के साथ उसी तरह से काम करेंगे जैसे बी काम करता है सी और ए के साथ। ठीक है, सेक्शन 44 क्या कहता है?
सेक्शन 44 में एक बात एक्स्ट्रा है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब जॉइंट प्रोमिसर्स होते हैं वो एक की लाइबिलिटी, अगर एक अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होता है तो दूसरा बाकी दोनों जॉइंट प्रोमिसर्स अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होंगे। यहाँ पे वो क्या कहता है, डज नॉट, यहाँ तक यही बात है कि अ रिलीज ऑफ वन ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर्स बाय द प्रोमिसी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर और प्रोमिसर्स। एक्स्ट्रा ये है, नीदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर सो रिलीज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट। ये वो कहता है कि जो एक तो सपोज ए यहाँ पे हमने डिस्चार्ज कर दिया था लाइबिलिटी से, तो वो ये कहता है कि सारे जॉइंट प्रोमिसर्स डिस्चार्ज नहीं होंगे अपनी अपनी लाइबिलिटी से, वो उसको मतलब उसके ऊपर दोबारा केस कर सकते हैं, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर केस कर सकते हैं, मतलब वो अपना कंट्रीब्यूशन पूरी तरह से ले सकते हैं। वो सेक्शन 44 ये कहता है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ है 43 और 44 में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू, बाय बाय।